Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we'll be discussing vapor pressure. तो vapor pressure क्या होता है? So मान लो मेरे पास ये कुछ कंटेनर है, राइट? इसके अंदर कुछ भी लिक्विड है, मान लो इसके अंदर वाटर है या वाटर छोड़ो, मान लो इसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है? C2H5OH इथेनॉल है इसके अंदर। अब किसी भी ये क्लोज कंटेनर है, किसी भी क्लोज कंटेनर में हमें पता है दो चीजें हो रही होती हैं, एक तो इवेपोरेशन हो रही होती है और एक कंडेंसेशन हो रही होती है, राइट? सरफेस से जो अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं वो पहले इवेपोरेट होके यहाँ वेपर बन के ऊपर रहेंगे और फिर वेपर कंडेंस होके, क्योंकि देखिए गैस की रैंडम मूवमेंट होती है, कई बार रैंडम मूवमेंट में ये आके लिक्विड के सरफेस पे अटक के वहां ट्रैप हो जाते हैं, तब लिक्विड बन रहा है, तब कंडेंसेशन हो रही है। विद टाइम इवेपोरेशन का रेट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो बढ़ता है। कुछ ग्राफिकली अगर हमें देखना हो, ये मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, जो मेरा रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसे। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये रेट ऑफ कंडेंसेशन। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम हो चुके हैं, अब मतलब इक्वल है, मतलब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन चुका है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन क्या है? C2H5OH लिक्विड से C2H5OH गैस, लिक्विड से गैस बनना है इवेपोरेशन और गैस से लिक्विड बनना है कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं ये इस पॉइंट पे, तब हम क्या, यहाँ एक इक्विलिब्रियम बन गया है, राइट? इस इक्विलिब्रियम में यहाँ जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर, इन्होंने कुछ प्रेशर बनाया होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड के ऊपर इसे हम कहेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर या सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। वंस अगेन टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, so when we are referring to vapor pressure we will always specify at that given temperature, right? So basically क्या है, जब evaporation और condensation में equilibrium reach हो जाता है तब जो ऊपर प्रेशर है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, किसी भी लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो दो फैक्टर से इफेक्ट होता है। सबसे पहली चीज होती है नेचर ऑफ लिक्विड। सो इसमें क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे मतलब एस्केप करना उतना मुश्किल होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ही कम होगा, ऊपर गैस कम होगी, वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कम वेपर प्रेशर, वीक बॉन्ड्स ज्यादा वेपर प्रेशर। सो जो वेपर प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इंटर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसे क्या लेना है, देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, राइट? मतलब ऊपर गैस ज्यादा होगी, मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो मेरा वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर प्रेशर, कम टेम्परेचर पे कम वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर का हमें दोबारा देखना हो, क्या होता है, कोई भी क्लोज कंटेनर में लिक्विड है, इवेपोरेशन होगी और कंडेंसेशन होगी, राइट? रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ ऊपर वेपर की वजह से जो प्रेशर है उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, राइट? दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आई होप ये वेपर प्रेशर कंसेप्ट क्लियर था। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।